Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about consumer surplus. ओके, आज हम कंज्यूमर सरप्लस पढ़ेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन और फिर हम डायग्राम की मदद से उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो नोन एज बायर सरप्लस। ओके, कंज्यूमर सरप्लस को हम बायर सरप्लस भी कह सकते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी whenever the price which consumers actually pays is less than they are prepared to pay। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है, वहाँ से डिराइव्ड किया गया है। और बाद में क्या कह रहा है कि वेन एवर द प्राइस विच कंज्यूमर एक्चुअल पेज, जो एक्चुअल में पे कर रहा है, जो मार्केट में पे कर रहा है, वो कम होती है किससे? जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। प्रीपेड मीन्स के एक्सपेक्ट कर रहा था, पहले से प्रिपेयर था इसके बारे में, वो पहले से प्रिपेयर था कि वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना वो पे करेगा, पर उससे कम वो एक्चुअल में पे करता है, उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कस्टमर विलिंगनेसली पे फॉर अ प्रोडक्ट एंड व्हाट ही और शी एक्चुअल पे। ओके, यहाँ पर भी यही कह रहा है कि जो एक्चुअल पे करता है और जो वो एक्सपेक्ट करता है, उन दोनों में से जो डिफरेंस होता है उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। विलिंगनेसली मीन्स कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उतना पे कर सकेगा, वो उसका बजट है, उतना वो पे कर पाएगा। और वो एक्चुअल पे मीन्स के उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है, वो मार्केट में जाएगा तब वो प्रोडक्ट खरीदेगा, उसकी प्राइस कितनी है उसे हम एक्चुअल पे कहेंगे। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे मार्केट में जाएगा तब वो प्राइस कम होगी, तो उस दोनों में से जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए विलिंगनेसली वो पे करना चाहता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है 50 रुपये और वो एक्चुअल में पे करता है 40 रुपये, तो जो 10 रुपये अमाउंट जो एक्सेस अमाउंट है उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कह सकते हैं। उन दोनों में से जो डिफरेंस निकाला उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस अकर्स व्हेन द कंज्यूमर्स विलिंगनेसली टू पे फॉर अ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इट्स मार्केट प्राइस। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा होगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पर भी हमने यही देखा कि जो एक्सपेक्ट कर रहा था 50 रुपये, वो ज़्यादा थे जो वो एक्चुअल में पे कर रहा है 40 रुपये उससे, तभी हमें कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 40 रुपये होगी और वो 40 रुपये पे कर रहा है, तो हमें कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसकी जॉयफुलनेस नहीं होगी, वो एक्सपेक्ट जितना कर रहा था उतने में ही उसने पे कर दिया, तो वो कैसे खुश होगा। पर जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम में वो पे करेगा, तब वो खुश होगा, उसको जॉयफुलनेस होगी। ओके, अगर वो एक्सपेक्ट कम कर रहा था, जैसे कि मान लीजिए 30 रुपये एक्सपेक्ट कर रहा था और उसकी प्राइस है 40 रुपये, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो उसे बाय ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास है सिर्फ 30 रुपये, वो एक्सपेक्ट ही इतना कर रहा था। ओके ओके, तो लास्ट लाइन में हमें क्या पता चल रहा है कि जो विलिंगली जो वो पे करने वाला है वो ज़्यादा होना चाहिए, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे? उसकी मार्केट प्राइस से, तभी हमें कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल को। ओके, हमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या रहा है? इफ अ बॉय गोज टू बाय अ कैंडी, ही थिंक्स दैट ही विल बाय कैंडी इन 30 रुपीज, but he gets candy in 20 rupees. So surplus amount which is 10 rupees is called consumer surplus. ओके, तो देखो यहाँ पर जो 30 रुपये है, मीन्स के जो 30 रुपीज़ है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सोच रहा है कि वो पे कर देगा इतने रुपए,
पर वो जब वहाँ पर जो कैंडी खरीदने जाता है तब उसे 20 रुपये में मिल जाती है। तो 20 रुपये में उसको वो कैंडी मिल जाती है, तो जो सरप्लस अमाउंट है, मीन्स के वो 30 रुपये पे करने वाला था पर उसे मिल गया 20 रुपीज़ में, जो वो 10 रुपये है वो अमाउंट है कंज्यूमर सरप्लस। ओके, ये सिंपल सा एग्जांपल था। ओके दोस्तों, तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे जो हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस एज excess of the price that a consumer would be willingly to pay rather than go without a commodity over that which he actual pay। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉमोडिटी की प्राइस जो वो एक्चुअल पे करता है उसके ओवर, उसके ऊपर जो वो एक्सपेक्ट करता है, जो वो एक्सपेक्ट करता है कितने, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में कितने दिखे, 30 रुपये वो एक्सपेक्ट करता है, पर वो एक्चुअल में पे कितने करता है, 20 रुपये। तो जो 20 रुपये वो एक्चुअल में पे करता है उसके ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है वो कितनी है, 10 रुपये है, तो वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ द प्राइस दैट अ कंज्यूमर वुड बी विलिंगली टू पे। नेक्स्ट हम देखते हैं उसका इक्वेशन कैसे बनता है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू प्राइस विलिंगली टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। ओके, तो हम अगर ये 30 रुपये में से ये 20 रुपये निकाल दे तो हमें ये 10 रुपये जो अमाउंट है वो सरप्लस हमें मिल जाएंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। ओके, प्राइस जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसमें से जो एक्चुअल प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है वो निकाल देंगे तो हमें यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा। इस तरह से इसका इक्वेशन बनेगा। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड, ये हमारा इक्वेशन है इसका। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, तो हम स्केड्यूल से समझेंगे कंज्यूमर सरप्लस को। ओके, तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। फर्स्ट हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स, हम यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स के अलावा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, जो चाहे इन तीनों में से हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें दी गई है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी कि जो वो विलिंगली पे करेगा, वो उसकी वो एक्सपेक्टेशन है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे हम यहाँ पर। जो प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल मार्केट में ऐसा नहीं होता कि प्राइस कांस्टेंट है, पर यहाँ पर ये अजम्पशन किया गया है कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस फिक्स है। ओके, ये एक अजम्पशन है। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। हमने पहले भी इक्वेशन में देखा कि हम जब जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हम विलिंगली पे करने वाले हैं उसमें से अगर हम जो एक्चुअल में पे करने वाले हैं वो निकाल दे तो हमें कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी में से प्राइस निकाल देंगे तो हमें यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। ओके, बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे यूनिट की प्राइस या यूनिट की क्वांटिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डाउन होती जाती है। उसकी जो जॉयफुलनेस है, वो सेटिस्फैक्शन है, वो कम होता जाता है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम सरप्लस कहाँ तक मिलता है हमें, यहाँ से यहाँ तक ही सरप्लस मिलता है। यहाँ पर कुछ भी सरप्लस हमें मिलता नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। और बाद में जब एक्सपेक्टेशन ही 15 होगी, मार्जिनल यूटिलिटी 15 होगी, तब उसकी प्राइस 20 होने के वजह से
हमें कंज्यूमर अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। 15 अगर वो 15 रुपये खर्च करने वाला है पर उसकी प्राइस 20 रुपये है तो वो प्रोडक्ट वो नहीं कर पाएगा परचेज, या फिर वो खर्च नहीं कर पाएगा इस पे। ओके, सो अब हम डायग्राम की मदद से इसे समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब डायग्राम की मदद से कंज्यूमर सरप्लस को समझेंगे। पहले हमने स्केड्यूल तो समझ लिया है कि स्केड्यूल कैसे होता है, कि ये जो है हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। जो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है ऐसे वैसे कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है हमारा कंज्यूमर सरप्लस भी कम होता है। और प्राइस है वो हमारी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, वो हमें यहाँ पर है अजम्पशन है हमारा। और नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि कॉमोडिटी की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ओके, देखिए इसको हम कहेंगे सरप्लस। हमारा यहाँ तक का हमारा सरप्लस होगा कंज्यूमर सरप्लस। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या हो गया यहाँ पर? इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है और मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बन चुका है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है मीन्स के जो विलिंगली पे करना चाहता है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है अमाउंट, वो कम है, वो कम है प्राइस से कम है। मीन्स के जो अमाउंट है मार्केट में वो ज़्यादा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे, तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो उसके बजट से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस बनेगा नहीं। ओके, तो हम इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम में हमने यहाँ पर ओ एक्स पर हमने लिया है नंबर ऑफ यूनिट्स। हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी भी कह सकते हैं या क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी भी कह सकते हैं। और हमने ओ वाई पर ली है हमने प्राइस ली है, और प्राइस के साथ साथ हमने मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों ली है यहाँ पर। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर हमारी एम यू कर्व है, यहाँ पर ये कर्व है हमारी एम यू कर्व जो इंडिकेट्स करती है। ये इंडिकेट्स क्या करती है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं मीन्स के इसकी जो यूनिट्स की नंबर है वो जैसे जैसे बढ़ता है 1 2 3, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी यहाँ पर 40 है, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 40 है, वहाँ पर ये नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 1 है। जैसे ही हम 2 करते हैं इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, और जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। इसको हम डाउनवर्ड स्लोप करते हैं। क्या कहते हैं इसे? डाउनवर्ड स्लोप। ये यहाँ से इधर डाउनवर्ड स्लोप होता है। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ओ क्यू, ये ओ क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओ क्यू जितने हम क्वांटिटी परचेस करेंगे तब हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा पॉइंट यहाँ पर। ओके, प्राइस तो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, पर हम इतने कॉमोडिटी परचेस करेंगे, इतने यूनिट्स परचेस करेंगे ओ क्यू जितने, तब हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर ये इंडिकेट्स कर रहा है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी है और जो प्राइस है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और ये प्राइस दोनों इक्विलिब्रियम होती है। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रहा है ये यहाँ पर है मार्जिनल इक्विलिटी। ओके, दूसरा वाला डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 20 और यहाँ पर 5, ये 5 वाला है
यहाँ पर 20, यहाँ पर 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी यही है, प्राइस भी यही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, यहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। ओके, अगर अगर क्यू के बाहर जाता है, मीन्स के ओ क्यू के बाहर जाता है, ये जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जो हमारा कंज्यूमर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इस प्राइस को, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 15 रुपये पे करेगा, पर अगर उसको 20 रुपये पे करने पड़े तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के कारण यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस नहीं बनेगा। ओके, तो हाँ, यहाँ पर जो ऊपर जो स्लोप करेगा, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। ओके, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। यहाँ पर हमने इंडिकेट्स किया है कि ये जो हमने यहाँ पर जो स्लोप किया गया है वो सारा कंज्यूमर सरप्लस है। ओके, तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि ये पूरा डायग्राम कैसे बनाना है। पहले हमें ये दो लाइन ड्रॉ कर दी है, इस पर अमाउंट, क्वांटिटी, ये सब मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस, ये सब यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर ये प्राइस वाली जो लाइन है वो सीधी रहेगी, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रह रही है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी इसको रिप्रेजेंट करती है। मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड में स्लोप हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे ये स्लोप, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे ये कम होती जाती है। ओके, और ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस बनता है यहाँ पर। और ये कंज्यूमर सरप्लस क्यों बनता है ये भी मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है वो ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स के जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा है उससे, जो वो प्राइस है, प्राइस कितनी है 20 है, उससे ज़्यादा होगा तभी ये कंज्यूमर सरप्लस बनेगा। ओके, उससे कम होगा तो वो कंज्यूमर सरप्लस बनेगा नहीं, क्योंकि वो प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस बन चुका है। सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस क्या है।